टेस्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर से 75, 76, 77 स्पेक्यूलेशन और मिनिमम टैक्स और एओपी का चैप्टर कंप्लीट। ओके, क्यूरी के सवाल निकाल लें। ऑनलाइन वालों को पूरा बिजनेस का चैप्टर बताया था, लेकिन उस बिजनेस के चैप्टर में से ये वाली चीज़ें कर लें तो इसके लिए काफ़ी होगा। एओपी का न्यूमेरिकल आएगा। ओके, पेज नंबर 256। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, एक जगह बना दें, एक ही दफा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स फॉर टैक्सेशन ऑफ एन एओपी। एओपी की टैक्सेशन के रूल बताएं। तो ये जी एओपी के टैक्सेशन के रूल्स हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। देखें, सेक्शन की हेडिंग ही ये है 92 की, खामोश रहें। सेक्शन की हेडिंग ही ये है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। पेज नंबर 256। फरहान ने रिसीव किया 9,60,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। एओपी से उसने 9,60,000 रिसीव किया है ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2014। ही ऑल्सो अर्न्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इधर देख लें, ही ऑल्सो अर्न्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसने एओपी से भी कमाया है और अदर सोर्स भी कमाई है। न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि इसमें सवाल ने बताया नहीं अदर सोर्स कितनी है, लेकिन डिस्कशन उसने मांगी है। तो इसमें अब सेक्शन 92 नहीं लिख के आएंगे क्योंकि लिख के आया है फरहान ने रिसीव किया 9,60,000 और उसने अदर सोर्स कमाई है। तो हमने 88 में पढ़ा था अगर कोई इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम अपनी भी कमाए और एओपी से भी कमाए तो उसका टैक्स ऐसे कैलकुलेट होगा। तो अब बात एओपी की नहीं हो रही, बात हो रही है फरहान की। ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग। फरहान रिसीव 9,60,000, तो बात फरहान की हो रही है, एओपी की नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एओपी। ये तो चैप्टर 4 का सवाल है, एओपी कब रेजिडेंट बनती है कब नहीं बनती। देखो भाई, हाइब्रिड में अब आप लेट आ रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। ऑल्सो एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ एओपी इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड इट्स मेंबर्स। एक्सप्लेन करनी है आपने टैक्सेबिलिटी इनकम ऑफ एओपी की इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। तो इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। एओपी के हाथों में एओपी की टैक्सेशन कैसे होगी और एओपी के हिस्से की मेंबर के हाथों में कैसे टैक्सेशन होगी। तो ऐसी सूरत में दोनों बातें लिखी आएंगे, 92 भी और 88 भी। ओके, नेक्स्ट, स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ एओपी एंड इट्स मेंबर्स। एओपी और उसके मेंबर्स के लॉसेस के रूल्स बताने हैं। तो ये सेक्शन 59A लॉसेस कल पढ़ा था। पार्टनर अपनी इनकम के अगेंस्ट एओपी का लॉस माइनस नहीं कर सकता। भाई देखो क्यों लेट आते हो यार, देखो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये लगा रहता है उस क्लास में। पार्टनर अपनी इनकम के अगेंस्ट एओपी का लॉस माइनस नहीं कर सकता। आपने तो डेली लेट आने का काम शुरू किया हुआ है। और एओपी अपना लॉस खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी, ये मैंने आपको बताया था, लॉसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे।
जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस बता दें इस बंदे की कितनी होगी। ऊपर देख रहे हैं आप लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस इसकी कितनी होगी? 65 कौन बोले है? 65 कौन बोले जी? नेट प्रॉफिट कितना है? 65। प्रॉफिट तक आते हुए खर्चे माइनस हो चुके हैं 40 के। गेन ऑन शेयर्स, गेन ऑन शेयर्स ऐड हो चुका हुआ है। बता दें जी, प्रॉफिट तक आते हुए अगर गेन ऑन शेयर्स ऐड हो चुका हुआ है तो इस गेन को क्या कर दें? लेस कर दें। इस गेन को क्या कर दें? लेस कर दें। तो क्योंकि ये रिक्लासिफिकेशन, मैं सेल से चलने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट से चलें। तो प्रॉफिट से चलें और 65 से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें तो 65 की हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड दैट इज वर्किंग 1। तो 65 तक पहुंचते हुए 5 क्या हो चुके हैं? ऐड। इस 5 को क्या कर दें? लेस कर दें। तो डेट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी? 60। तो रूल ये बना कि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर किसी और हेड की इनकम ऐड हो चुकी है तो उसको क्या कर दें? लेस, जिससे क्या आ जाए? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब अगर आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो 5 रुपए को अलग से कैपिटल गेन में डाल के ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? तो बोलें इनकम्स को प्रॉफिट में से क्या करना पड़ता है अगर किसी और हेड की हो? अकाउंटिंग वाली इनकम्स को लेस करना पड़ता है। तो जब हमने 65 में से 60 को 5 को निकाल दिया तो 60 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं। बता दें भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जल्दी जल्दी जल्दी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अदर इनकम में बिल्डिंग का किराया ऐड हो चुका है। हालांकि बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बिल्डिंग के किराए के खर्चे माइनस हो चुके हैं। तो क्या 92 में ये बिजनेस का डाटा होगा शायद, और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का डाटा होगा। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 15 ऐड हो चुका है और प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 3 लेस हो चुका है। या कैपिटल गेन इनकम के तो खर्चे कोई नहीं थे ना, तो ये तो खाली 5 ऐड हुआ था ना। अभी प्रॉपर्टी के तो वो बोले हैं खर्चे भी हैं, प्रॉपर्टी के तो खर्चे भी हैं। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ग्रॉस रिसीट ऐड हो चुकी हुई है। तो सादा सी बात है, क्या इस तरह नहीं देना, वो सादा सी बात है। प्रॉफिट तक पहुंचते 15 ऐड हो चुका है और प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 3 लेस हो चुका है। अब उल्टाने का तरीका बताएं। 92 को उल्टाने का तरीका बताएं। 92 में से उल्टाने का तरीका बताएं। 2 तरीके हैं। एक तो ये 12 माइनस कर दें, इस तरह भी शायद जवाब आ जाए। कैलकुलेटर पकड़ के 92 माइनस 12 करें। 92 में 12 पड़ा हुआ है ना, 92 माइनस 12 करें, क्या जवाब आ रहा है? 80। 80 इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, कैलकुलेटर पकड़े। 92 भाईजान, उस क्लास में बच्चे ही आते रहते हैं यार, हद होगी भाई यार, ये क्या समझने भी दो जो बैठे हैं उनको। 92 माइनस 15 जमा 3। 92 माइनस 15 जमा 3। 92 में से 15 क्या कर दें? माइनस, और 3 क्या कर दें? जमा कर दें। -15 जमा 3 इज इक्वल टू 80। 80 बट इज 80। 80 इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है। वैसे मेरे ख्याल से बेहतर यह था कि बस आप 12 को क्या कर दें? माइनस कर दें। नोट कर लें, ये आप नोट करें। सुहेल खालिद काजी वाला न्यूमेरिकल निकालें जरा 1-2 सफ़े आगे करके। किस पेज पे है? 259 पेज पे आके ये नोट करें जरा। 259 पेज पे आके नोट करें।
ओके, डन। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अगर किसी इनकम की ग्रॉस रिसीट ऐड हो चुकी है तो उसको लेस करेंगे 15 को, और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या 15 और 3 को उल, भाई क्या हो रहा है यार उधर, ये क्या हो रहा है यार? कल से ना दरवाजा बंद कर दो 9:15 बजे, और 9:15 बजे के बाद किसी को एंटर ना होने दो। अच्छा बैठे भाई, जल्दी, अब आपका वेट हो रहा है। चलें बैठ गए हैं। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कल ये स्ट्रिक्टली करो, 9:15 में दरवाजा बंद करो, फिर जितने लोग आए उनको 10 मिनट बाद एंटर करो एक दफा। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 15 क्या हो चुका है, ओ यार लेस कहां हो चुका है, कहां हो चुका है? कोई खुदा के खौफ किया करें, कोई देख ही लिया करें चीज बोलते हुए। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 15 क्या हो चुका है, और 3 क्या हो चुका है, लेस। अब दो तरीके हैं, या तो 15 को लेस करके 3 को ऐड कर दें, या फिर डायरेक्ट 12 को लेस कर दें। मेरे ख्याल से आसान तरीका ये होगा कि डायरेक्ट 12 को क्या कर दें, लेस कर दें। अगर कोई इनकम पड़ी है प्रॉफिट में तो उसे लेस करके काम चल जाता है, लेकिन अगर कोई इनकम भी पड़ी है और उसके खर्चे भी हैं तो फिर इनकम को और खर्चों को उल्टाने की बजाय नेट इनकम को 12 को भी उल्टा लें तो काम चल जाता है। चलें जी सवाल निकाल लें। Suhail Khalid and Qazi are members of an AOP and share profits and losses in the ratio of 2:2:1. The principal activity of AOP is खरीदना एंड बेचना ऑफ गंदम एंड चावल। तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये खुद नहीं गंदम या चावल काश्त करे, ट्रेडिंग है इनकी। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑफ AOP एंड इट्स मेंबर्स। अच्छा चीज बताएं कि अगर कोई बंदा आपको डेटा दे ये कौन सी वाली डिप्रिसिएशन है 110 रुपए अकाउंटिंग वालों की, और नीचे कौन सी डिप्रिसिएशन है, टैक्स वालों की। अच्छा फर्ज करें ये बंदा कोई आपको डेटा दे और नीचे लॉस पड़ा हो, तो न्यूमेरिकल के रूल क्या हो जाएंगे कि कैसे कैसे करेंगे न्यूमेरिकल वर्किंग? इनकम फ्रॉम बिजनेस, नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे या नेट लॉस से? नेट लॉस से। कितना? 10। लेकिन आगे क्या करेंगे, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे। ये रूल नहीं बदलेगा कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन का ऐड या लेस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी पेपर में नेट प्रॉफिट आ सकता है, कभी पेपर में नेट, चाहे आप नेट प्रॉफिट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें या नेट लॉस से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन हमेशा, तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऐड करके टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे। तो अगर कभी नेट प्रॉफिट से चलें, अगर कभी नेट प्रॉफिट से चलें तो भी रूल सारे वही हैं, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन नेट टैक्स लेस। और अगर कभी नेट लॉस से चलें तो भी रूल सारे वही हैं। तो इसलिए ये बात मैं आपको नोट नहीं करने दे रहा, इधर प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस होगा तो लॉस लिख देंगे, लेकिन चलेंगे उसी तरह कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन क्या हो चुकी है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, यहां तक पहुंचते हुए ऐड होगी हुई है। क्या इसी समझ आ रही क्या आप लोग? क्या सिंपल सी चीज है, क्या क्या दिमाग में, प्रॉफिट तक, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन क्या हो चुकी है, लेस हो चुकी है, तो उसे क्या कर देंगे। और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं आपको पता है, लेस करते हैं। ओके Suhail Khalid and Qazi are members of an AOP and share profits and losses in the ratio of 2:2:1. The principal activity of AOP is trading of rice and wheat. Following are the details of annual income या annual expenses of the AOP and its members. Let's start. The AOP suffered a loss of 1500. AOP को क्या आया, लॉस आया 1500। Suhail Khalid Qazi, AOP, income and tax thereon, income and tax thereon or tax here,
अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी की। द एओपी सफर्ड अ लॉस ऑफ 1500। टैक्स देने से पहले ही लॉस है ना, टैक्स तो भी नहीं दिया होगा, टैक्स तो हमने निकालना है। अच्छा, अब आपको 1500 के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। द एओपी सफर्ड अ लॉस ऑफ 1500। द लॉस has been arrived at after adjusting rental income of AOP. The loss has been arrived at after adjusting rental income of AOP. The profit has been arrived at after adjusting the rental income of AOP. बार बार बोलें, the profit has been arrived at after adjusting the rental income of AOP. The loss has been arrived at after adjusting the rental income of AOP. यानी इनको शायद प्रॉफिट नहीं आया, इनको शायद 1500 का, बहरहाल 1500 का लॉस आया हो या प्रॉफिट हो, 12 रुपए तो ऐड हो चुके होंगे ना। तो इस किस्म की कोई कहानी है। ये वाली फिगर सवाल ने हमें दे दी है, अब पूरे डेटे में से ना इस टाइप वाली फिगर दे दी है। इस तक पहुंचते हुए द लॉस हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग रेंटल इनकम अर्न्ड बाय एओपी, द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। अच्छा, ये जो रेंटल इनकम की डिटेल्स सवाल में दी होती है ना, ये अकाउंटिंग वालों ने निकाली होती हैं, तो इसमें ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि रिपेयर अलाउंस माइनस हुआ होगा। तो अकाउंटिंग वालों ने 2 मिलियन की रेंटल इनकम ली है, प्रॉपर्टी टैक्स के खर्चे लिए हैं, डेप्रिसिएशन भी अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड कर दी होगी। वैसे टैक्स वाले तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में डिप्शन माइनस नहीं करने देते, वो डिप्शन की जगह क्या माइनस करने देते हैं, रिपेयर अलाउंस। टैक्स वाले आपको पता है प्रॉपर्टी के चैप्टर में डिप्शन माइनस नहीं करने देते, बल्कि रिपेयर अलाउंस माइनस करने देते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लूज हो रही है तो रिपेयर उसकी करा लो, रिपेयर अलाउंस 1/5 माइनस कर लो। आपको याद होगा प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने डेप्रिसिएशन के रेट नहीं पढ़े थे, डेप्रिसिएशन के रेट तो किस चैप्टर में लाके पढ़े थे, इसलिए कि सुन ले आज प्रॉपर्टी के चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत अकाउंटिंग वालों ने कर दी है, कोई मसला नहीं। अब ये जो फिगर्स हैं, this is like 15, this is like 3 and this is like 12। ये भी भूला होता है, ये क्या बातें हो रही थी, 15, 3 और 12, मैं देख लें दोबारा, 15, 3 और 12 डन। अब बता दें लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे बता दें प्रॉफिट या लॉस जो भी है उस तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने 2 मिलियन ऐड कर लिया है, अकाउंटिंग वालों ने 497,500 माइनस कर लिया है, या अगर मैं खुल खुला के बात करूं तो अकाउंटिंग वालों ने नेट 1502 ऐड कर लिया। जिससे मर्जी आप समझ लें कि 15 अकाउंटिंग वालों ने ऐड कर दिए, 3 अकाउंटिंग वालों ने लेस कर दिया, या 12 अकाउंटिंग वालों ने, वट एवर यू मे लाइक, जो भी चीज आपको पसंद है। अब आप मुझे बता दें पहले कि ये उल्टानी बनती हैं या उल्टानी नहीं बनती, फिर अगली बात तो बाद में होगी। उल्टानी इसलिए बनती है कि बिजनेस इनकम होगी राइस और व्हीट से, ये तो प्रॉपर्टी इनकम है, तो ये रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट है। और इस तरह की कई एडजस्टमेंट्स हम क्लास में कर चुके हैं। कैपिटल गेन इनकम हम उल्टा रहे होते थे, तो इस तरह डिविडेंड इनकम हम उल्टा रहे होते थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में पड़ी हुई है। वो जो सवाल था कतील वाला, उसमें शायद डिविडेंड इनकम पड़ी हुई थी, वो हमने उल्टाई थी। तो सवालों में अगर किसी और हेड की इनकम पड़ी हो, एडजस्ट हो चुकी हुई है ना, पड़ी हुई है तो एडजस्ट हो चुकी है, तो उसे क्या करें, उल्टाएं। क्या दो, इन दोनों का टोटल ये है ना, ये पाया है, ये नेगेटिव में खोया है और ये नेट प्रॉफिट है। 2000 को माइनस करके उल्टा दूं और 497.5 को प्लस करके उल्टा दूं, या डायरेक्ट 1502 को उल्टा दूं। पहले मुझे 1502 का नाम बता दें। ये सेल टाइप चीज है, ऐसे मिसाल दे रहा हूं, और ये खर्चे टाइप चीज है, और ये प्रॉफिट है 1502। अगर 1502 नेट प्रॉफिट बचे, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, ये देखें माइनस करके पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रॉफिट को उल्टा दूं या दोनों को अलग अलग उल्टा दूं, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप पसंद करें। 1502 को उल्टा दूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किसको उल्टाया है, 15 को उल्टाया है, 3 को उल्टाया है, या सिर्फ 12 को उल्टाया है, सिर्फ 12 को उल्टाया है। तो इसलिए ये मेरा 100% 15 की तरह की चीज है, ये मेरी 3 की तरह की चीज है, ये मेरी 12 की तरह की चीज है, तो मैं 12 को उल्टाने लगा। उल्टा के क्या करूं, रिक्लासीफाई बाद में कर लेंगे, फिलहाल इसको उल्टा दें, लेस कर दें। ग्रॉस को उल्टाऊं या नेट को उल्टा दूं, नेट। उल्टाते कैसे हैं इनकम को, लेस करके, ऐड हो चुकी होती है, उल्टाते कैसे हैं, लेस करके। एक बार याद रखिएगा, एक्सपेंसेस को ऐड करके उल्टाते हैं और इनकम्स को
लेस करके नेट रेंटल इनकम कितनी 0.2.5। एनी कंफ्यूजन? जब रिक्लासीफाई करने की बारी आएगी तो मुझे याद कराइएगा, मैं आगे आर लिख लेता हूं इसको रिक्लासीफाई करना, लेकिन पेपर में ये आर लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं आ जाता हूं नोट करने जब आप कहते हैं तो। ऐड हुई हुई चीज को क्या करते हैं? लेस करते हैं। ओके चलें इधर देखें अगली एडजस्टमेंट। एनी कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से इस सवाल के बाद कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। कोई कंफ्यूजन इस एडजस्टमेंट में? चलें अगला पॉइंट तो आसान सा है, वो मुझे पढ़ के बता दें क्या करना। खर्चों में पड़ा हुआ है एक खर्चा, खर्चों में पड़ा हुआ है खर्चा, डेबिटेड खर्चों में पड़ा हुआ है खर्चा। क्या? सुहेल की तनख्वाह, खालिद की तनख्वाह, काजी की तनख्वाह, ये तो ओनर है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो बंदा ज्यादा कैपिटल लाया होगा उससे कोई इंटरेस्ट हम दे रहे होंगे। ये किसको पेमेंट्स हो रही हैं? पार्टनर्स को हो रही हैं या एम्प्लॉइज को हो रही हैं? ये कौन सा सेक्शन लगेगा? 21 का जी। पार्टनर को दिए गए खर्चे क्या बिजनेस के खर्चों में डेबिट होने चाहिए या ये बिजनेस का खर्चा नहीं है? तो डेबिटेड लिखा होता है या इंक्लूड लिखा होता है कि मतलब होता है खर्चों में ये खर्चे पड़े हुए हैं, तो बता रहे हैं इज इट बिजनेस का खर्चा और इट इज नॉट अ बिजनेस का खर्चा, इट इज नॉट अ बिजनेस का खर्चा। तो क्या करें? जल्दी 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 हिम्मत करें, खर्चे माइनस हो चुके होते हैं ना, तो इनको क्या कर दें? ऐड कर दें। लेकिन इनको मैं ब्लू मार्कर या रेड मार्कर से करने लगा हूं, वजह आप बता देंगे, क्योंकि इनको एक वर्किंग में लेके जाना पड़ेगा। वो वर्किंग थोड़ी देर बाद मैं खोलूंगा, फिर आपको शायद याद आ जाए। चलें जी ऐड कर दें। रेड मार्कर तो नहीं चल रहा, ब्लू से कर लेते जी। बोले भाई। सैलरी सुहेल की और खालिद की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुहेल का, खालिद का और काजी का। चलिए जी उल्टाएं जल्दी जल्दी। 900, 600, 300, कल तक कर ले नोट, जल्दी करें नोट भाई, बातें ना करो उस क्लास में, बातें ना करो। ओके चलें जी आगे टोटल करते हैं भाई इसका। हाँ टोटल करना है। सुहेल अर्न्ड का मतलब क्या है? सुहेल अर्न्ड का मतलब क्या है? सुहेल का पर्सनल डेटा है, वो तो छोड़ें। अभी तो हम किसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं? एओपी का। नहीं 402.5 नहीं आ रहा होगा, गलत। नेगेटिव 402.5, वेल डन। नेगेटिव 402.5। ये आज टैक्सेबल लॉस आया है या फिर टैक्सेबल इनकम टाइप की चीज आई है? लॉस आया है। अकाउंटिंग वालों की नजर में भी लॉस था, टैक्स वालों की नजर में भी लॉस आ गया। क्या अब मैं न्यूमेरिकल का फेस पूरा कर सकता हूं एओपी का? छित्तर खाने हैं, छित्तर खाने हैं। हाँ सुहेल की सैलरी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल एओपी का फेस पूरा करने के लिए सुहेल की वो वाले डाटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कौन बोला है इनकम प्रॉपर्टी? कौन बोला है? सही बोला है, सही बोला है। तो भाई रिक्लासीफाई तो कर लेना इनकम प्रॉपर्टी को, ताकि वो प्रॉपर्टी तो पता चल जाए जो न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर जानी है। तो वर्किंग नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एक बात याद रखिएगा, उल्टानी कुछ नोट करें, कर लें। IFP लिखते हैं कुछ लोग, मेरी बात नहीं सुन रहे थे। चलें इधर आ जाए।
एक बात याद रखिएगा, उल्टानी वो अमाउंट होती है जो पड़ी है। क्या 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 बोले बोले बोले? उल्टानी एग्जैक्ट वो अमाउंट होती है जो पड़ी है, जितनी जैसे जिस साल में पड़ी है वैसे ही उल्टा दें। अच्छा, ये उल्टाते हुए ये भी ना सोचा करें ये क्या किया अकाउंटिंग वालों ने, रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्या किया इन्होंने, शर्म नहीं आती इनको, ये बोलते बोलते बस उल्टा दिया करें। उल्टानी एग्जैक्ट वो अमाउंट होती है जो पड़ी है, सही पड़ी है गलत पड़ी है, हमें क्या, जब उल्टा दी तो पाक हो गया सब। जब मक्खन में बाल निकाल दिया तो हम नहीं है बाल, बस जो पड़े उसको उल्टा दें। वो उल्टाने के बाद अब जब रिकॉर्ड करने की बारी आएगी तो फिर आपने देखना है, अगर मक्खन इतना सा है तो शक्कर इतनी नहीं डाल देनी ऊपर। फिर अब आपने देखना है कि आप टैक्स रूल्स क्या चाहते हैं। आप बता दें वर्किंग टू में इनकम और प्रॉपर्टी को जब मैं खुद कैलकुलेट करने लगा हूं, अब टैक्स रूल्स लगाऊं या अभी भी अकाउंटिंग वालों ने देखूं क्या किया है। जैसे एक दिन हमने कैपिटल गेन इनकम उल्टाई थी और जब इधर डाली थी तो 75% लगाया था, क्योंकि उसके टैक्स रूल्स हमें याद आ जाते हैं। तो उल्टाते हुए अकाउंटिंग वालों की चीज एज इट इज उल्टाया करनी है और रिकॉर्ड करते हुए अकल लगानी है और टैक्स रूल्स लगा के फिर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है जी। ग्रॉस रेंट 2000 लेस प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर लें 40,000 का, लेकिन डेप्रिसिएशन की जगह टैक्स वाले आपको पता है क्या माइनस करने देते हैं? प्रॉपर्टी के चैप्टर में डेप्रिसिएशन नहीं माइनस होती, बल्कि टैक्स वाले कहते हैं रिपेयर अलाउंस माइनस कर लो 1/5। तो लेस रिपेयर अलाउंस एट 1/5 और प्रॉपर्टी टैक्स 156। डन। चलें जी, फेस। अच्छा, जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक पहली दफा किसी हेड में लॉस आया है, तो लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बड़े होके, जुलाई के आखिरी हफ्ते में लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी हेड में इनकम आ जाए और किसी हेड में लॉस आ जाए। एक भाई उस क्लास में ऊपर नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं उन्होंने। लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर किसी हेड में प्रॉफिट आ जाए और किसी हेड में लॉस आ जाए, तो न्यूमेरिकल के फेस पर प्रॉफिट वाला हेड ऊपर लिखें ताकि उसमें से लॉस माइनस करता हुआ अच्छा नजर आए। तो इसलिए मुझे बता दें प्रॉफिट कितना आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसको ऊपर लिख दें। असल में फिर अच्छा होगा, लॉस माइनस होता हुआ नजर आएगा, जरा अच्छा फील होगा जी। बोले इनकम फ्रॉम बिजनेस 402.5 1157.5। क्लियर? ओके, चलिए जी अब टैक्स निकाल दें। यूपी पे हमेशा टेबल 1 लगेगा। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लें। बोली भाई आज आप लेट आए, टाइम पे आए, किधर किधर बैठे हैं? ओके, असद भाई कल आप आए थे? असद खड़े हो जाओ। नहीं आए थे तो ऐसे करो, देखो ऐसे करो, नहीं आए थे तो ऐसे करो, नहीं ऐसे करते रहो, जरा मुझे समझ नहीं आ रही। और ऊपर हाथ करके करो, जरा हाथ ऊपर करके करो कि नहीं आया था, नहीं आया था। ये शर्म नहीं आती? खड़े रहो। चलें जी, टेबल 1। सीरियल नंबर 3 लगेगा, सीरियल 3 लगेगा।
टैक्स निकलवाएं, बैठ जाओ। हाँ जी, 10,000 प्लस 10% ऑफ 500 जी। टैक्स बता दें। नहीं, अब इतना बड़ी फिगर तो नहीं आएगी ना, इससे तो छोटी फिगर आएगी। रुपीज इन थाउजेंड में 65.75 या 65.8 लिखते हैं। भाई सोए नहीं रात को? कितनी देर से सोया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत खराब हो गई? अच्छा, लेकिन मैं वापस भी आ गया था। आ जाओ। टैक्स निकला है जी 65.8। ओके, अब मोहतरम, वी आर सपोज टू कैलकुलेट दी, बोले वी आर सपोज टू कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सुहेल, खालिद और काजी। सुहेल, सिर्फ सुहेल, क्योंकि किसका डाटा दिया हुआ है? सुहेल का। लेकिन आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड के इस साइड पर हमने 2 दफा कैलकुलेशन की थी, किसी को याद आ रहा हो? ज्यादा मसला हुआ तो ये व्हाइट बोर्ड बोलेगा। क्या कैलकुलेशन की थी? डिविजिबल इनकम। अगर एओपी का न्यूमेरिकल आए ना तो फिर ये डिविजिबल इनकम निकालनी जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मैं किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहा हूं, सुहेल के लिए डिविजिबल इनकम निकालना जरूरी है। तो डिविजिबल इनकम किसको डिवाइड करना होता है? एओपी के टैक्सेबल इनकम को 1157.5 इसको डिवाइड करना होता है। इधर क्या लिखूं? सुहेल, खालिद, काजी, तैमूर। कल बाकी रसद टोटल किसने घर में जाके किया था? बाकी रसद टोटल बहुत जबरदस्त साथ साथ करते हैं, वरना आने वाले दिनों में टाइम नहीं मिलना, तो सर को जाने के लिए बंदा रखना पड़ता है आखिरी महीने में। जी मोहतरम, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, एक काम आपने पहले करना है, 1157.5 को इधर लिख लेना है, क्योंकि ये अमाउंट आपने बांटनी है। ये वर्किंग हमने कल की थी ताजा, मैंने कहा आज जरा रिवाइज हो जाए। हो रही है रिवाइज? याद आ रही है थोड़ी थोड़ी? अच्छा, अब बताएं जी, ये पैसे एज इट इज बांट दें या पहले सैलरी से और इंटरेस्ट की मद में बांटे? ये देखने में सैलरी और इंटरेस्ट है, असल में तो ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। चलें जी, सैलरी बोले 900, 600, 0 और 1500। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, 300, 500, 1100। क्लियर? अब आप मुझे बताएं, कैलकुलेटर पकड़ के 1157.5 को पकड़ें और 1157.5 को पकड़ के माइनस, भाई आज सबने कैलकुलेटर पकड़ना है। 115 सारे कैलकुलेटर ऊपर करके दिखाएं उस क्लास में। 11 वो असल तो बैग में हाथ डाल रहा है यार, हद होगी। 1157.5 इसमें से जरा माइनस करें 1500 और गया आज करें जरा माइनस 1500 माइनस, कसम तोड़ दें, कैलकुलेटर निकालें। 1157.5 माइनस 1500 माइनस 1100, इसके बाद कैलकुलेटर पे 2 दफा माइनस का बटन दबाएं, जिससे इक्वल टू कहते हैं आप। 1157.5 माइनस 1500 माइनस 1100 इज इक्वल टू, बोले 144.2.5 1442.5 डन। अब आज मैं प्रॉफिट तकसीम करूं तीनों में या लॉस तकसीम करूं? लॉस तकसीम करें। पकड़ें जी, 1442.5 को तीनों में तकसीम कर दें, 2/5, 2/5 और 1/5 जी। 577 288.5। कल इधर लिखा था प्रॉफिट शेयर, लेकिन आज क्या लिखेंगे? लॉस का शेयर तीनों में तकसीम करें। कैसे किया मैंने? ये तो मैंने आप ऐसे ही आपको तंग करने के लिए किया। पेपर में तो 2:1 भी कर देंगे तो काफी होगा।
और किसी ने पूछना है ये कहाँ से आया था, और पूछना भी क्लास के बाद है, और उतनी देर तक सोचते रहना जब तक कोई बताएगा नहीं। ये भाई सोहेल के नीचे पड़ा हुआ है 2:2:1। चलें जी, करें कैलकुलेट। जी 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 बोले। 577 577 288.5। अब जरा टोटल कर दें। 623 320 211.5। डन। और किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? सुहेल का। यार ये देखें, ये जगह काफी है सुहेल के न्यूमेरिकल के लिए। सुहेल का न्यूमेरिकल, सुहेल कहते हैं मैं आ जाता हूँ तो मेरा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? सुहेल का। बंद करना है या तुखनियां लिए जा रहे हैं इसी के साथ? इसी भी परेशान हो रहा होगा मैं किस क्लास में आ गया। इसको मैंने उतार के फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना है, ज्यादा पंगे लिया तो। अच्छा जी, किसका न्यूमेरिकल? सुहेल का। पिक पुक तो नहीं लेनी किसी ने? पता नहीं आपको पिक लेने की आदतें पड़ी हुई हैं। कहाँ से आदत ये सीखी है? एकेडमी से। एकेडमी में लेके जाने देते थे मोबाइल? कौन सी एकेडमी में पढ़ा हुआ? तू खड़े हो जा। किप्स, नवीद मजीद, ये कि कहाँ? शेखुपुरा, लाहौर में? नवीद मजीद, कामरान, सुहेल, खालिद, काजी। अच्छा मिटा दूं भाई? नहीं, मैंने कहा कहीं बैठने को तीनों खुश हो गए बहन दा। ओके बैठ जी भाई। सुहेल भाईजान बाहर आ जाएं, आपके लिए जगह बनाई है हमने। आपके लिए कुछ चीजों को हमें मिटाना पड़ा है। जी भाई, सुहेल की इनकम फ्रॉम बिजनेस, बच्चा बगल में 800। ये क्या आ गई इसकी? टैक्सेबल इनकम 800। ऐड क्या करना है इसमें? शेयर फ्रॉम एओपी। ये वर्किंग आज मैं चौथी दफा करने लगा हूं। परसों मिस्टर ए और बी के लिए की थी, और कल मैंने ये उसके लिए की थी, बाकिर के लिए की थी। आज मैं सुहेल के लिए करके आपका टाइम जाया कर रहा हूं। 623 उठाऊं, 323 उठाऊं या 211? 6। ये ओवरऑल फिगर आपने ट्राई करनी है। 623 एड शेयर फ्रॉम एओपी जी 623। अब ये एक टैक्सेबल इनकम दोबारा आएगी, एक टैक्सेबल इनकम दोबारा आएगी 1423। ये कौन सी इनकम हो गई? कम वाली। और ये ज्यादा वाली इनकम। अब ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स निकालें। सोल्यूशन खोला है? नहीं, तेरे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, हाथ दोगे यार। 1423000 सीरियल नंबर 4। 1423000 सीरियल नंबर 4 निकलवाएं जी। बोले 17,000 प्लस 15% ऑफ 223,000। अंदर वाले कॉलम में, बाहर वाले कॉलम में, अंदर वाले कॉलम में, बाहर वाले कॉलम में। कल तेरे लिए क्लास रखवाई थी 4 से 5। बैठे थे लेकिन आप रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि 2x पे चलाएं। नहीं सर। आज सारी तकरीबन उठ के चले गए थे कि 2x पे नहीं चला रहे। मुझे ये खबर मिली है था कुछ ऐसा? आप भी कहने वाला थे। उधर कौन कह रहा था 2x पे चलाएं? उधर वाला भी तो आया था। अच्छा जी, जी बोले। 10 मैंने 1.5 कहा था। 103.45 तो 103.45 103 कर लें बस। खैर जी, ये फिगर कितनी है? 23,000 जी। जवाब 223,000 जी।
103 कर लें, चलें खत्म करें बात यार। 1423 पे 103 रुपए टैक्स, एक रुपए के लिए ना लड़ा करें, ठीक है। 1423 रुपए पे 103 रुपए टैक्स जी। बोलें 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 बोलें। ये लो पकड़ो 10 रुपए, आज के बाद ये मामला खत्म करो। अच्छा जी, एक्चुअल टैक्स जी, वो मैं घर की चीज तो नहीं है। 103 डिवाइडेड बाय 1423 जरब 800, 57 पॉइंट। ये अपना राउंडिंग का लेवल जो है नहीं कर लें, इसको जल्दी करें। हाँ जी यार, कल मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर इधर लॉस आया ना, इधर याद है, अगर इधर लॉस आया है तो फिर यहां आप लिख नहीं सकते। तो आज तो इधर प्रॉफिट आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट था मोहतरम कल वाला कि इधर लॉस आए तो फिर आप यहां पे माइनस नहीं कर सकते। ओके चलें जी, आगे चलें। कैसा था कल सवाल? आसान था, मुश्किल था? मजे का था, काफी सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं। ले आओ भाई कैमरा इधर। 1990 ओए होए 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 होए। देखिए चैप्टर वाइज है आपकी किताब में, अल्लाह भला करे। अच्छा यार वो एक मिनट, एक ये सेक्शन जरा रिवाइज कर दें, करा दें मुझे, ये मुझे भूल गया। पेज 247 पे इधर घंटे पहुंची, 254 पे। ये पहली डेड लाइन मैंने कल पढ़ी नहीं थी, ये जरा पढ़ दूं। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आमतौर पे जमा कराना होता है उस बंदे ने जिसकी प्रॉपर्टी है। कुछ पूछने तो मेरे से पूछो ना, इधर ना देखो। प्रॉपर्टी में टैक्स आमतौर पे उसने जमा कराना होता है जिसकी प्रॉपर्टी है। However, sometimes property is transferred for tax avoidance। ये अवॉइडेंस नहीं है, ये इवेजन है। अवॉइडेंस उसने सॉफ्ट लॉ से इस्तेमाल किया है। ये जो कल 2 नंबर गेमें हो रही थी ये इवेजन थी, टैक्स मारने की नीयत थी। टू अवॉइड सच बुरी प्रैक्टिसेस रेलिवेंट लॉ की प्रोविजंस आर एज फॉलोस। और इसमें टू अवॉइड सच बुरी प्रैक्टिसेस के लोग ये हरकतें ना करें, यानी जरदारी बिला वजह प्रॉपर्टी ट्रांसफर बीवी के नाम ना करे। टू अवॉइड सच प्रैक्टिसेस द रेलिवेंट प्रोविजंस आर एज फॉलोस। अगर शेख रशीद ने अपने खादिम को, अपने माली को, अपने नौकर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो ये शेख रशीद की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। ये कौन सा पॉइंट था? 1। दूसरा पॉइंट, अगर वसीम अकरम ने रिजवान को कोई ग्राउंड ट्रांसफर कर दिया और कहा कि ये डील कैंसिल हो सकती है तो ये इनकम किसकी है? वसीम अकरम की। दूसरी बात, अगर वसीम अकरम ने रिजवान को ग्राउंड ट्रांसफर करते हुए 2 फिक्रे बोले, रिजवान ये प्रॉपर्टी जब तक तू मरे ना तब तक तेरी, और हराम है मेरे पे कि इस प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी कमाऊं तेरे मरने तक, तो ऐसी सूरत में ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? ये बात की थी कल। अगली बात, पॉइंट नंबर 3, अगर प्रॉपर्टी जरदारी बेनजीर को या बिलावल को ट्रांसफर कर दे, ये प्रॉपर्टी स्टिल जरदारी की है, लेकिन 2 में से एक बात हो जाए, और लिखा हुआ है 2 में से एक बात हो जाए। अगर ये बेनजीर को पैसों की बेचे या
बेनजीर को कहे तुम्हें मैं तलाक देता हूं, जाओ ये प्रॉपर्टी रखो, तो ऐसी दो सूरतों में ये प्रॉपर्टी बेनजीर की होगी। अगली बात, प्रॉपर्टी बेनजीर अगर खरीदे एडिक्वेट कंसिडरेशन देके, लेकिन वो पैसे शोर से लेके खरीदे, तो ये प्रॉपर्टी बेनजीर की नहीं है। फिर ये प्रॉपर्टी, इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बेनजीर, ट्रांसफरी को बेनजीर विद द फंड्स ऑफ जरदारी, इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर फॉर, तो समझा जाएगा ये पैसों की बिकी नहीं है, ये ऐसी झूठ बोल रही है। और आखिरी बात, कई दफा ऐसा होता है कि कई दफा शोहर तलाक भी दे देता है और तलाक देके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसी सूरत में तो प्रॉपर्टी बेनजीर की है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि बेनजीर के नाम ही नहीं लगवाई, तो फिर कौन सी आपने बेनजीर को दिया प्रॉपर्टी? द ट्रांसफर विल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड इफ देयर इज नो एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें ये वाला नो और ये वाला नॉट निकाल के पढ़ने तो ज्यादा आसान लगेगा। द ट्रांसफर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड इफ देयर इज एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफर तब समझी जाएगी सही जब एविडेंस हो कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में आपने उसके नाम भी लगवा दी है, और अगर आपने नहीं लगवाई उसके नाम, तो ये ट्रांसफर तो ना सिर्फ तलाक देके उसको देना जरूरी है प्रॉपर्टी, बल्कि जाके उसके नाम भी लगवाना जरूरी है। जी This act may be called as Sales Tax Act 1990, Chapter 22. It extends to whole of Pakistan. The territories of Pakistan comprise the following: Balochistan, NWFP, KPK, पंजाब, सिंध एंड इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ये आता है, पता चल गया, शुक्र है आपको आज। Keeping in view the above discussion, sales tax is applicable to whole of the Turkmenistan, to whole of the Pakistan. Sales tax पूरे पाकिस्तान पे लगता है। डेफिनेशंस। अच्छा भाई, जो सेल्स टैक्स है ना, उसमें टैक्स सालाना नहीं दिया जाता, उसमें टैक्स दिया जाता है माहाना। तो टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। टैक्स पीरियड होता है कितने अरसे का? 1 साल का, 1 महीने का। टैक्स नहीं, 1 साल का नहीं होता। इस लॉ में टैक्स पीरियड का लफ्ज है, टैक्स ईयर का लफ्ज नहीं है, इसलिए ये पीरियड 1 महीने का होगा। टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय फेडरल बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। ये बात ना बहुत जगह आएगी, इसको बस आप ब्रैकेट में ले लिया करें, एक ही दफा याद कर लें, फिर बार बार लिख दीजिएगा। फेडरल बोर्ड इजाजत लेता है पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर से। टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, आमतौर पे तो कितने महीने का होगा, और सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड किसी के लिए 2 महीने 3 महीने का भी कह सकते हैं। सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म क्या है, सेल्स टैक्स होता क्या है, सेल्स टैक्स लगता कैसे है, ये हम कल या उससे अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल कुछ थोड़ी बहुत हम डेफिनेशंस पढ़े हैं सिर्फ। अच्छा, ड्यू डेट। इनकम टैक्स की रिटर्न साल में 1 दफा जमा होती है, 30 जून के साल की रिटर्न जमा होती है 30 सितंबर में। लेकिन सेल्स टैक्स की रिटर्न साल में 12 दफा जमा होती है। जनवरी की रिटर्न 15 फरवरी को, फरवरी की रिटर्न 15 मार्च तक, मार्च की रिटर्न 15 अप्रैल तक, अगस्त की रिटर्न 15 सितंबर तक, नवंबर की रिटर्न 15 दिसंबर तक। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इज 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ। ड्यू डेट होगी आपकी रिटर्न जमा करवाने की अगले महीने की 15 तारीख। ड्यू डेट क्या होगी बोले? अगले महीने की 15 तारीख। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न इज 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ। अगर मेरा टैक्स मंथ एंड हुआ है मार्च में, तो अगला 15 कौन सा आ रहा है? 15 अप्रैल। ड्यू डेट for furnishing the return is the 15 of the month following the end of tax month or other date specified by board। ये बार बार आया करेगा इस लॉ में, या बोर्ड इसके अलावा कोई और डेट भी बता सकता है। and different dates may be specified for furnishing of different parts of annexures of return। रिटर्न जमा करानी होती है 15 को, लेकिन इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स और एनेक्जर्स जमा कराने होते हैं। जैसे आपकी परचेज अलग डाटा उसका होगा, सेल का अलग डाटा होगा, इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें उसका अलग डाटा होगा, तो इसको ना हम एनेक्जर्स कहेंगे आने वाले दिनों में। तो रिटर्न तो 15 को ही जमा करानी है, लेकिन अगर बोर्ड कहे तो हो सकता है परचेज की डिटेल आपको 14 को जमा करानी पड़े, इंपोर्ट का डाटा आपको 13 को जमा कराना पड़े। तो बोर्ड अगर कोई और डेट बता दे तो उसकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल हमें डेट उसने नहीं बताई हुई, बस ये इंग्लिश का फिक्रा याद करना पड़ेगा।
लिख लें। रिटर्न तो कब तक जमा करानी है? 15 तक, लेकिन एनेक्जर्स के लिए डिफरेंट डेट्स बता सकता है बोर्ड। बहुत आला जज्बे हैं आपके कि चैप्टर साथ साथ याद कर लें। ये जज्बा पता नहीं आपको कहां तक ले जाएगा माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इज द 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स मंथ और अदर डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। ये जो अब मैंने नई बात बताई है वो ये है, and different dates may be specified for furnishing of different parts of annexures of return. annexures different होते हैं, उनके different parts होते हैं, उनकी भी dates different हो सकती हैं। अच्छा जी, ये बड़ी मजे की डेफिनेशन है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या होता है? चीजों का बनाना या खरीद के बेचना? बनाना। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इंक्लूड्स कोई भी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बिनेशन विद other articles is either converted into another distinct article, either converted into another distinct article। कैमरा इधर लेके आओ, उस तरफ से खोलो जरा, इसी खड़े हो। अच्छा, तो ये बहुत सी चीजें मोहतरम इसके अंदर मिली हैं, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। बहुत सी चीजें इसके अंदर मिली हैं और मिलके क्या बने? एसी बने। अब हमें पता भी नहीं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। ये तो एक चीज हमने अभी सैंपल बेस पे देखी है, अभी तो और देखें क्या क्या बाहर आता है इसमें से। तो ये एसी एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज अकेली या इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स मिलके एक कंबाइंड चीज बन गई है, डेट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। चलें जी, पढ़ें, देख लो तो। यार इनसे पढ़ा नहीं जाना, साइड पे बैठो, इसको खोलो पूरा, इधर से घुसाओ इसको, ये इधर रख लो अभी, इसको बंद करो। चलो आगे चलें जी। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स अ प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल ईदर अकेला और इन कॉम्बिनेशन विद इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल और अ प्रोडक्ट। यानी हम सोच भी नहीं सकते ये चीजें मिलकर कोई ठंडी मशीन भी बन सकती है, लेकिन ये चीजें मिलाई तो ऐसी मशीन बनी जिससे कमरा और बंदा ठंडा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। शीशा। शीशा, शीशे को आप ऐसे चेंज करते हैं शीशे को आप ऐसे चेंज करते हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऐसे बदलते हैं कि कभी वो गाड़ी में लगने वाला शीशा बन जाता है, कभी वो जो है वो वॉलेट में डालने वाला शीशा बन जाता है, कभी वो वार्डरोब में लगाने वाला शीशा बन जाता है, कभी वो खिड़कियों पे लगाने वाला शीशा बन जाता है। इट इज सो चेंज्ड, सो ट्रांसफॉर्म्ड, सो रीशेप्ड दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। इसका इस्तेमाल ही बदल जाता है। This all is called as manufacturing। अच्छा, अच्छा, होंडा एटलस कार्स वाले कहते हैं हमने गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है टायर बनाना। तो गाड़ी बनाने के लिए टायर बनाना क्या जरूरी होगा? जी, लेकिन इनका मेन काम है टायर बनाना या मेन काम गाड़ियां बनाना है? लेकिन गाड़ी मेन काम है, मेन काम करने के लिए जो छोटे छोटे काम करने पड़े वो भी तो जरूरी है। अब कोई बंदा कहे जी मैंने सालन बनाना है, सब्जी नहीं काटूंगा मैं, चल बना, फिर पूरे आलू डाल दे अंदर छिलके समेत ही, वो भी तो जरूरी है ना, लेकिन वो मेन काम नहीं है, वो सब्सिडरी काम है। असल तो महारत तब होगी जब मसाले डाल के खूब मजे कीजिए। तो अब बताएं, गाड़ी बनाने के लिए टायर बनाना क्या जरूरी है? जी। क्या मेन काम है? सालन जब पक जाता है अम्मी ये कहती हैं बेटा मैंने आलू काटे हैं, सालन जब बन जाता है अम्मी ये कहती हैं बेटा मैंने आलू छीले हैं। नहीं, मैंने सालन बनाया है, लेकिन नीचे वो वाली चीजें भी तो करनी पड़ती हैं। इंक्लूड्स एनी प्रोसेस जरूरी और सब्सिडरी टू द कंप्लीशन ऑफ कार। प्रोसेस कौन सा?
टायर बनाना। तो बताएं, टायर बनाना गाड़ी बनाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन मेन काम आपका टायर बनाना नहीं है। मेन काम आपका कौन सा है? तो ये एक सब्सिडरी काम है। सब्सिडरी की अंग्रेजी है एंशिलरी। हाँ ठीक है, तो दूसरी जगह से खरीद लें, जो लोग करते हैं उनके लिए जरूरी है बस, ठीक है। एंड इंक्लूड्स का मतलब है जो लोग ये प्रोसेस करते हैं। ओके, ये जो प्रिंटिंग प्रेस होती हैं, अक्सर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग वगैरह करते हैं, ये इनके डिक्शनरी में मतलब देख लीजिएगा अगर सबके देखने हुए। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं हमारी नजर में? मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, एनी प्रोसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। तो जैसे रियाज बॉटलर्स वाले, पेप्सी वाले बोतल नहीं बनाते, कोई पेप्सी की फैक्ट्रियां नहीं है बोतलें बनाने की, फैक्ट्री तो रियाज बॉटलर्स वालों ने लगाई हुई है। पेप्सी वाले सिर्फ उसको आप समझ लें कोई सॉलिड मटेरियल दे देते होंगे, वो फिर बोतल के अंदर डालना, उसमें पानी डालना, उसमें गैस भरना, ये रियाज बॉटलर्स की जिम्मेदारी है, ये पेप्सी वालों की जिम्मेदारी नहीं है। तो रियाज बॉटलर्स पेप्सी वालों को बॉटलिंग का काम करके दे रहे हैं, तो इसलिए रियाज बॉटलर्स को भी क्या कहा जाएगा? मैन्युफैक्चरर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं चीजें खुद बना लेते हैं, पैकिंग किसी और से करवा लेते हैं। तो जो लोग पैकिंग किसी और से करवाएंगे, तो जो पैकेजिंग का काम कर रहा होगा उसको भी क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर। चलें जी, वो बोरिंग सी चीजें थी, अब एक इंटरेस्टिंग चीज की तरफ आए, चैप्टर के एंड पे आएगा। पेज नंबर 481, फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, आइसक्रीम, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, अजीब चीजें चल रही हैं, टी, वाटर, सिरप, स्कॉशेस, शैम्पू, सिगरेट और टॉयलेट सोप, शैम्पू, मिल्की ड्रिंक्स, पाउडर ड्रिंक्स, स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, सीमट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, शू वाली पॉलिश, शू वाली क्रीम, मिनरल वाटर और अदर हाउस होल्ड एंड कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स। ये 20 चीजें अगर किसी के पास सिर्फ जेब में है तो निकाल दें, जल्दी करें, जल्दी करें, निकालें भाई, जल्दी 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 निकालें और दिखाएं। अच्छा जी, ये क्या है? टिश्यू टेटर। किधर है टिश्यू टेटर? 15। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, ठीक है जी। ये टिश्यू पेपर के ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई है, छोटा सा कोई 5-10 रुपए 20 रुपए वाला भी टिश्यू पेपर का पैकेट है तो वो भी निकाल लें जेब में अगर है तो। इसके ऊपर, या मिनरल वाटर की बोतल तो शायद आपके पास हो ही, इसके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई है और जमा सेल्स टैक्स लिखा हुआ है और आगे उसकी फाइनल प्राइस लिखी हुई है। तो ये जो 15 चीजें, ये 20 चीजें जो पाकिस्तान में हैं, इन चीजों की खासियत यह है कि ये आप जहां मर्जी से खरीद लें, इन चीजों के फेस के ऊपर आपको, इनके डब्बे के ऊपर आपको लिखी हुई नजर आएगी इनकी रिटेल प्राइस और इनके डब्बे के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा इनका सेल्स टैक्स। लेकिन जो एयर कंडीशनर है उसके डब्बे पे आपको कभी भी रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप गाड़ी खरीदें तो गाड़ी के इंजन के ऊपर कभी भी रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप व्हाइट बोर्ड खरीदें, अगर आप प्रोजेक्टर खरीदें, अगर आप स्मार्ट बोर्ड खरीदें तो आपको कभी भी इनके डब्बे के ऊपर रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि गाड़ी, एसी, व्हाइट बोर्ड, इनके बिल पर रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स, शायद प्राइस और सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर आए, इनके डब्बे के ऊपर नहीं लिखा होता। तो पाकिस्तान में कितनी चीजें हैं? 20। ये घर जाके याद नहीं करनी, ये सिलेबस में नहीं है इसका याद करना, बस इसका नाम आपने याद रखना है, थर्ड शेड्यूल। जो चीज आसान होती है वो सिलेबस में नहीं होती, याद, ये याद हो जानी थी मेरे से, ये नहीं है, हद होगी, मैं याद कर लूंगा। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान में, अगर आप कहीं से भी खरीदेंगे तो इन 20 चीजों के बिल पे सेल्स टैक्स लिखा हो ना लिखा हो, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, इनके डब्बे के ऊपर क्या लिखा होगा? रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स। क्लियर होगी ये बात? ओके। इसके अलावा अगर किसी चीज के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ गया तो वो आपने परेशान नहीं होना, वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज होगी। 27 रिटेल प्राइस। तो सेल्स टैक्स प्रैक्टिकली अप्लाई ना करने बैठ जाइएगा, अभी आप लोगों ने अधूरा सेल्स टैक्स पढ़ा है, सीए फाइनल में पूरा पढ़ेंगे। रिटेल प्राइस, ये डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है आरपी, मुझे पता है मैंने उल्टा डब्बा पकड़ा हुआ है, ये डब्बे पे लिखा हुआ है आरपी, रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल मीन्स अ प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ये दुकानदार ने प्राइस फिक्स की होती है या मैन्युफैक्चरर ने? रोज पेटल ने ये प्राइस फिक्स की हुई है।
फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर। कई दफा इंपोर्टर भी इस तरह की चीजें मंगवा के प्राइस फिक्स कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स को तो ब्रैकेट में ले लेना, यानी इंपोर्टर चीज प्राइस तय करेगा इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ये वाली 20 चीजें। रिटेल प्राइस मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। आगे मैं पढ़ नहीं रहा, आगे एक बात बड़ी तसल्ली से सुननी है। वो कितने की है वो आइसक्रीम है मैग्नम? 199, 200, 300। चलो मैग्नम फर्ज करें 234 रुपए की है। 100 रुपए का रॉ मटेरियल वॉल्स आइसक्रीम वालों ने खरीदा, 30 रुपए की उस पर कस्टम ड्यूटी दी। कोई होगी कस्टम ड्यूटी, हुकूमत वाले मांगते हैं, इंपोर्ट किया होगा रॉ मटेरियल तो कस्टम ड्यूटी दी। कोई 20 रुपए की उसके ऊपर इंपोर्ट किया, फर्ज करें आइसक्रीम बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कोई 20 रुपए की उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी दी। ये भी कोई होगी ड्यूटी, टैक्स होगा कोई चीज, पता नहीं, इनके रेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। रॉ मटेरियल के ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी पे की, एक्साइज ड्यूटी पे की, फिर रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाए और लेबर और ओवरहेड ने उस पर काम किया, लेबर को तनख्वाह दी, ऊपर देख रहे हैं, लेबर को तनख्वाह दी, तो टोटल आपको आइसक्रीम पड़ी 160 में। अब वॉल्स वालों ने सोचा कि 160 की चीज बना के 40 रुपए का प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, तो इसने 40 का प्रॉफिट कमा के रिटेल प्राइस क्या रखी? 200। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कहेगी इस पे सेल्स टैक्स भी लगाओ। अब सेल्स टैक्स दुकानदार हमारे से लेता है, इस मैकेनिज्म पे कल या परसों मैं बात करूंगा। 200 जमा सेल्स टैक्स का रेट 17%, 200 ज़रब 17% कितना हो गया? 34। अब आप दुकान पे जाके कितने पैसे देंगे? लेकिन जो बायर होगा आप होंगे, आपको ये सारी कहानी पता होगी या आपको रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा? आपको तो सिर्फ रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आपको सारी कहानी नहीं पता होगी। लेकिन जो आइसक्रीम बनाने वाला या टिश्यू पेपर का डब्बा बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, मैं दरमियान वाले दुकानदार की बात नहीं कर रहा, सेलर, उसको क्या पता है क्या नहीं पता, वो छोड़े, वो हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। मैन्युफैक्चरर जो बंदा कौन है, या आइसक्रीम बनाने वाला, क्या उसको ये सारी चीजें पता होंगी? लेकिन आपको सिर्फ क्या पता होगी? अब मैं एक डेफिनेशन बोलने लगा हूं, इसकी। रिटेल प्राइस इज अ प्राइस which include all taxes and duties except sales tax. बोलें जरा। Retail price is a price which include all duties and taxes except sales tax. तो ये एक डेफिनेशन है 200 रुपए की। इसको इंशाल्लाह कल तफसील से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात पढ़ा हूं। It include all duties and other than sales tax. चलें जी, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। वो मैन्युफैक्चरर की थी, वो हमने इधर पढ़नी है, ये मैन्युफैक्चर है, या शायद वो मैन्युफैक्चर की हो, बहरहाल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेंगे कल। ठीक है जी, इंशाल्लाह रिटेल प्राइस पे कल दोबारा डिस्कशन शुरू करेंगे। रिटेल प्राइस इंक्लूड्स ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। ओके अच्छा यार, ये टेस्ट में लीक करने लगा हूं, ये टेस्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल होगा और वो जो आपको सेक्शन वगैरह बताए हैं बिजनेस के आखिरी चैप्टर के, उसमें से कुछ होंगे, और ये दूसरा सफ़ा मैंने कहा आपको दिखा दूं। ठीक है जी, ओवर, अल्लाह हाफ़िज़।